और फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी ग्रो विद शिवेंद्र। देखिए आज हमें बीएनएस स्टार्ट करना है। बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता को आज हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने बीएसए कंप्लीट कर दिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसे हम कहते हैं, और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमने कंप्लीट कर रखा है। तो जिस भी स्टूडेंट को अगर बीएसए की क्लास या बीएनएसएस की क्लास चाहिए तो वो मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकता है। साथ ही साथ यदि आपको बीएनएस पढ़ना है मुझसे, क्योंकि ये देखिए बीएनएस पर मेरी फर्स्ट आपकी वीडियो है, यहां पे फर्स्ट हमारा ये लेक्चर है बीएनएस पर। यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा, जैसे आप नए स्टूडेंट हैं, आप ये चाहेंगे कि भैया जो आपके टीचर हैं कैसा पढ़ाएंगे कैसा नहीं पढ़ाएंगे, तो ये जो वीडियो रहेगी आप एक डेमो के रूप में मान सकते हैं कि आज की वीडियो एक डेमो के रूप में रहेगी। आप एक बार मुझे देख लीजिए पढ़ाते हुए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आप खुद तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ाना है, देखिए फर्स्ट हमारे लेक्चर में आज हम लोग जानेंगे कि बीएनएस में किन किन नई धाराओं और उपधाराओं को जोड़ा गया है। न केवल सिर्फ हम लोग धाराओं को जानेंगे कि ये बड़ा सेक्शन जोड़ा गया, ये क्लास में जोड़ा गया है, ये सब नहीं, ये सब तो जानेंगे। इसके साथ साथ हम लोग फुल डिटेल में जानेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। अगर कोई सेक्शन नया आया है तो उस सेक्शन के बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और जब मैं सेक्शन 1 से स्टार्ट करूंगा, हालांकि अभी मैं ये क्या बता रहा हूं कि कौन कौन सी धाराओं को जोड़ा गया है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो रहने वाली है। और आपके एग्जाम में विगत जो भी आपका एग्जाम होगा, जुडिशरी का होगा, एपीओ का होगा, एचजीएस का होगा, कोई भी एग्जाम होगा, तो आज की ही वीडियो से, सिर्फ आज की वीडियो से ही 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% है कि 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है, आप लिख लीजिए कहीं पर। तो जो नई धाराओं को मैं बताऊंगा जो जोड़ी गई हैं, वो मैं फुल बताऊंगा, पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर जब हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं दोबारा उस सेक्शन को नहीं बताऊंगा, सिर्फ हेडिंग में बताऊंगा, फिर मैं आगे चलते चले जाऊंगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमें जानना है कि बीएनएस में किन किन नई धाराओं और उपधाराओं को जोड़ा गया। मैं फिर से आपको बता दूं, ये फर्स्ट हमारी वीडियो है बीएनएस पे। अभी मुझे स्टार्ट से पूरा बताना है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि यहां से सर ने स्टार्ट कर दिया, नहीं, अभी मुझे फिर से बताना है, नए सिरे से स्टार्ट करना है बीएनएस को। लेकिन इस समय जो वीडियो बनेगी वो अभी फिलहाल इस पर रहेगी कि किन धाराओं को जोड़ा गया है, ठीक है। ये हमारा आप कह सकते हैं पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा। अगर पार्ट सेकंड में कंप्लीट हो जा रहा है ये सब चीजें तो ठीक है, नहीं तो पार्ट थर्ड में पूरी चीजें मैं कंप्लीट करके फिर से बीएनएस का नए सिरे से आपको पूरा चीजें बताऊंगा, ठीक है। और आज की वीडियो का पसंद आएगी तो आप कॉल या व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे आप ज्वाइन करने के लिए ये बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बीएनएस के फर्स्ट लेक्चर की। देखिए क्या पढ़ना है हमें, भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ना है। अभी मैं इन सब चीजों पर नहीं जा रहा हूं। जब हमारा सेक्शन 1 या हम कहें ये सब वीडियो पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इन सभी चीजों का मतलब बताऊंगा कि आईपीसी में क्या था, बीएनएस अब आ गया है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। ये सभी चीजें मैं बताऊंगा। और मैं जो पढ़ा रहा हूं, आज से जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं आपको आईपीसी और बीएनएस दोनों की तुलना करते हुए चलूंगा कि ये सेक्शन अगर आज की डेट में यहां है तो आईपीसी में वही सेक्शन कहां पर था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या हेडिंग डाला है, बीएनएस में जोड़ी गई नई धाराएं और उपधाराएं। बीएनएस आप समझ लीजिएगा, भारतीय न्याय संहिता को शॉर्ट फॉर्म में मैं बार बार कहूंगा बीएनएस, ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा। तो कौन कौन सी नई धारा को जोड़ा गया। सेक्शन 2 क्या बात करता है, परिभाषा की बात करता है। सेक्शन 2 का जब आप क्लॉज 3 पढ़ेंगे तो 3 किसकी बात करता है, बालक की बात करता है, ठीक है। ये नया लाया गया है, पहले आईपीसी में नहीं था ये अब नया लाया गया है। तो बालक हम किसको कहेंगे, कहा गया 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक कहलाएगा। इसी बालक को हम और कहां पढ़ते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हम बालक को पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिए।
पूछा जाएगा कि बालक को कहां डिफाइन किया गया है, या आपसे पूछा जा सकता है कि बालक हम किसको कहें, कितने वर्ष के आयु से कम व्यक्ति को हम बालक कह सकते हैं, 17 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, ऐसे करके ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, चलो तो सेक्शन 2(3) किसकी बात करता है, बालक की। सेक्शन 2(10) किसकी बात कर रहे हैं, लिंग की। अब लिंग को हम आईपीसी में भी पढ़ा करते थे, कहां पढ़ा करते थे, ये हम सेक्शन 8 में पढ़ा करते थे। ध्यान रखिएगा, लिंग को कोई नया नहीं जोड़ा गया, बल्कि इसमें क्या चीज जोड़ी गई वो मैं आपको बता रहा हूं। लिंग में अभी तक हम क्या पढ़ते थे, पुरुष या महिला को लिंग में जाना जाता था कि लिंग में कौन आता है, पुरुष आएगा या महिला, मेल आएगा या फीमेल आएगा। लेकिन इस बीएनएस में नया आपका जो शब्द जोड़ा गया है वो है उभयलिंगी, जिसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। अब ध्यान रखिएगा, अब जब कभी भी लिंग की बात होगी तो 3 लोग आएंगे। 3 लोग में कौन कौन है, पुरुष आएंगे या महिला आएंगी या उभयलिंगी ट्रांसजेंडर आएंगे। पहले क्या था, सिर्फ पुरुष और महिला की बात की गई थी। यह बात कहां कही गई थी, आईपीसी में सेक्शन 8 में कही गई थी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, सेक्शन 2 का क्लॉज 39 ये बात करता है शब्द और पद की। शब्द मतलब वर्ड हो गया और पद मतलब एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये नया नहीं लाया गया है, पहले भी था, मगर इसका मीनिंग बताया जा रहा है कि क्या मतलब हम निकालेंगे। ठीक है, तो शब्द और पद का मतलब ये कहा गया है कि जब आप बीएनएस पढ़ेंगे और वहां कोई शब्द ऐसा आ रहा है जिसको यहां पर परिभाषित नहीं किया गया है, तो इसका मतलब हम कहां से निकालेंगे। तो कहा गया कि इसका मतलब आप आईटी एक्ट 2000 मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा जो शब्द का मतलब बताया गया है वहां से आप निकालेंगे। अगर वहां नहीं बताया गया है तो आप बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से मतलब निकालेंगे। ठीक है, क्लियर बात। तो इसका क्या मतलब होगा कि शब्द और पद का मतलब हम वो निकालेंगे, अगर इसमें नहीं परिभाषित किया गया है तब हम उसका मतलब कहां से निकालेंगे, या तो हम आईटी एक्ट से निकालेंगे या बीएनएसएस के निकालेंगे। ठीक है, उस शब्द और पद का मतलब। क्लियर, आगे चलिए। सेक्शन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4 आपका ऐसा धारा है जो मेंस में भी बन सकता है क्वेश्चन और प्री में से पूछा ही पूछा जाएगा। 100% आपसे प्री में पूछा जाएगा और मेंस के लिए आप तैयार रहिए यहां से। ठीक है, सेक्शन 4 किसकी बात करता है, दंड की बात करता है। यही दंड हम आईपीसी में कहां पढ़ा करते थे, आईपीसी में हम सेक्शन 53 में पढ़ा करते थे। कुछ याद आ रहा है, आईपीसी में हम कितने प्रकार के दंड पढ़ा करते थे। आईपीसी में हम 5 प्रकार के दंड को पढ़ा करते थे, जबकि इस बीएनएस में अब कितने दंड हो गए, 6 दंड हो गए। ठीक है, अब 6 दंड कौन कौन से हैं, मृत्यु है, आजीवन कारावास है, कारावास में कठिन सादा दोनों है। ठीक है, संपत्ति की जप्ती है, जुर्माना है, सामुदायिक सेवा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये 5 दंड तो पहले से चले आ रहे थे, लेकिन ये जो सामुदायिक सेवा है जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी सर्विस, इसे ही यहां पर ऐड किया गया है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंस का क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि बताइए सामुदायिक सेवा क्या होती है, आप इससे क्या समझते हैं। ये आपका इंटरव्यू तक का क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए सामुदायिक सेवा को परिभाषित कहां किया गया है, और यहीं पर अधिकतर स्टूडेंट फेल हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। आप लिख लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप जब पूछा जाएगा कि सामुदायिक सेवा को कहां परिभाषित किया गया है तो लोग कहां बताएंगे कि भैया बीएनएस के सेक्शन 4 के लास्ट वाले में ABCDEF 4 के एक्ट में सामुदायिक सेवा को परिभाषित किया गया, जबकि आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा अभी मैं बताऊंगा। एक एक करके हम बात करते हैं। दंड में अब कितने दंड हो गए, हमारे पास 6 दंड हो गए। ठीक है, टोटल यहां आप बैठाते रहिएगा। पेन चला रहे हैं चलिए ठीक है, मगर मत चलाइए तो ज्यादा अच्छा है। वीडियो कहीं नहीं जा रही है, वीडियो आपकी यूट्यूब पर रहेगी। आप सिर्फ मेरी बातों को एक बार सुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोबारा आप जब वीडियो देखिएगा उसके बाद पेन चलाइएगा। एक बार मुझे आप सुन लीजिए शांत मन से, एक बार मुझे आप सुन लीजिए, बस पेन मत चलाइए अभी। आप आपकी वीडियो आपके पास रहेगी। ठीक है, तो टोटल दंड 6 दंड। पहला मृत्यु दंड,
मृत्युदंड में दो केस आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब कभी अभी आप मेंस लिखेंगे उसमें इनका जिक्र जरूर करेंगे, ठीक है। जगमोहन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ध्यान रखिएगा, ये जो साइटेशन होता है ये आप जरूर लिखिएगा। मेंस में यहां से भी असर पड़ता है, खासकर एचजीएस वाले तो 100% लिखेंगे, नहीं लिखेंगे नंबर कट जाएगा। जो जुडिशरी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो थोड़ा यहां क्षमा किया जा सकता है, लेकिन एचजीएस वालों को बिल्कुल नहीं क्षमा किया जा सकता। उनको साइटेशन लिखना ही लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। 1973 सुप्रीम कोर्ट पूरा लिखना पड़ेगा साइटेशन, ठीक है। तो जुडिशरी से ही आप ये कोशिश करिए कि आप पूरा साइटेशन याद करिए, सभी केस का नहीं, जो लीडिंग केस है उनका मैं कह रहा हूं कि पूरा आप याद रखिए, क्योंकि कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूरा साइटेशन पूछ लिया जाता है, सिर्फ केस ही नहीं पूरा साइटेशन पूछ लिया जाता है, तो यहां तैयार रहिएगा। तो केस का नाम जगमोहन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट का मामला था। इसमें डिसीजन दिया गया था कि मृत्युदंड को संवैधानिक ठहराया गया, ठीक है। तो मृत्युदंड क्या है, संवैधानिक है, इसमें यह बात कही गई। सेकेंड आपका केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1980 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां डिसीजन दिया था और कहा था कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए। क्लियर। तो मृत्युदंड से संबंधित दो आपको केस लॉ यहां पे मिल गए। अब मृत्युदंड में हम बात करें बीएनएसएस में। बीएनएसएस में एक सेक्शन पढ़ा होगा आपने, सेक्शन क्या, सेक्शन का सब क्लॉज में बात किया गया है। क्या बात कही गई है, कहा गया कि किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है तो फांसी पर उसको तब तक लटकाया जाएगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। ये बात कहां कही गई है, बता सकते हैं आप? जब मैं पूछ रहा हूं तो क्या आपके दिमाग में ये क्लिक किया कि ये किस सेक्शन में और किस क्लॉज में कहा गया है? अरे सब क्लॉज तो छोड़ दीजिए, आप सेक्शन बता दीजिए मुझे कि किस सेक्शन में यह बात कही गई है। जब मैं पूछ रहा हूं आपसे, पता है आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे प्री में क्वेश्चन बनता है, सीधे क्लॉज पूछा जाता है, सेक्शन ही नहीं, सेक्शन का क्लॉज पूछा जाता है कि किस सेक्शन के किस क्लॉज में कहा गया है। ये बात इतना इंपॉर्टेंट है ये कि क्लॉज भी आपको याद करना है। तो क्लॉज किस क्लॉज में कहा गया है ये बात, ये पूछा जाता है प्री में, और इंटरव्यू का भी ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि ये बात कहां कही गई है। चलिए मैं ही बता देता हूं। ये बात आपका जब आप बीएनएसएस का पढ़ते हैं, सेक्शन 393 का क्लॉज 5, ठीक है। ये किसकी बात मैं कर रहा हूं, ये बात मैं कर रहा हूं बीएनएसएस। क्लियर। सेक्शन 393 का क्लॉज 5 आप पढ़ते हैं तो ये बात कही गई है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है तो उसे फांसी पर तब तक लटकाया जाएगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, बैठा लीजिए दिमाग में, ठीक है। तो 393 क्लॉज 5 किसका, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। क्लियर। एक क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा, खासकर वो जिनको मैंने बीएनएसएस पढ़ाया है वो तो खासकर जरूर देंगे, नहीं तो आपका पढ़ना व्यर्थ है, समझ लीजिए। खाली कोरम है आपका और फीस देना महाव्यर्थ है आपका, समझ लीजिए, अगर आपने मेरे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन तो सभी लोगों से है, खासकर वो स्टूडेंट जो हमसे पढ़ चुके हैं बीएनएसएस, वो तो इसका आंसर जरूर देंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी महिला को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और पाया जाता है कि वह गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उस मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाएगा। यह बात किस सेक्शन में कही गई है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो यह हुई बात किसकी, मृत्युदंड की। नेक्स्ट आइए आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का क्या मतलब है कि आपको जितनी उम्र बची है, जब तक आप सांस लेंगे तब तक के लिए कारावास है। ये अलग बात है कि स्टेट चाहे तो आपको पहले छोड़ सकती है, ये अलग चीज है। लेकिन यहां पे जो आजीवन कारावास की बात चल रही है, इसका मतलब है कि तब तक आप कारावास भुगतेंगे जब तक आपकी सांस
या प्राण प्रखेरु जब तक उड़ नहीं जाते तब तक आप आजीवन कारावास भुगतेंगे। क्लियर? आगे चलिए। कारावास। अब कारावास दो तरीके का हो सकता है। एक कठिन हो सकता है, कठिन मतलब श्रम सहित हो सकता है, हथौड़ा हथौड़ा चलवाने के लिए दिया जा सकता है, कोई काम दिया जा सकता है, मतलब श्रम करना होगा आपको कठिन में। दूसरा हो सकता है सादा कारावास। तो इस कारावास में से दो में से कोई एक आपको कारावास दिया जा सकता है, चाहे कठिन कारावास दिया जाए चाहे सादा कारावास दिया जाए। क्लियर? आगे चलते हैं। संपत्ति की जब्ती। आपकी संपत्ति को जब्त कर लिया जा सकता है। अब ये दंड स्वरूप है, ध्यान रखिएगा। संपत्ति को जब्त करना ये दंड स्वरूप आपके साथ किया जा सकता है। ठीक है? अब संपत्ति की जब्ती आप किन किन सेक्शनों में पढ़ते हैं? तो आप पढ़ते हैं सेक्शन 154, 155, 186, 203। ये किसका है? ये सभी सेक्शंस आपके बीएनएस के हैं, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन से। एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट, जुर्माना, फाइन। अब देखिए यहां भी दो चीजें स्टूडेंट अधिकतर कंफ्यूज होते हैं। एक होता है कंपनसेशन, दूसरा होता है फाइन। अब दोनों में अंतर क्या होता है? कंपनसेशन जो होता है वो पार्टी को मिलता है, अर्थात पक्षकार जो होता है उसको मिलता है, जबकि फाइन जो है वो कहां जाता है? वो स्टेट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो ये हुई बात जुर्माने की। एंड लास्ट हमारा, अब दिल थाम के बैठिए जो मैं बताने जा रहा हूं, सामुदायिक सेवा, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी सर्विस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कम्युनिटी सर्विस होती क्या है? कहा गया समुदाय के लाभ के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? सामुदायिक सेवा। देखिए ये दंड में क्यों शामिल किया गया? इससे पहले तो 5 थे ही, ये छठवां ले आने की जरूरत क्यों आन पड़ी? जरूरत इसलिए आन पड़ी कि देखिए हर अपराध के लिए आप सबको जेल में अगर ठूस देंगे तो भाई कमी पड़ जाएगी ना। रोज ही अपराध हो रहे हैं, छोटे छोटे बात के लिए आप जेल में डाल दोगे अगर किसी को, तो भाई संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है? पर्याप्त रूप से उनको खाना पीना जो मुहैया गवर्नमेंट करा सकती है वो करवाने में दिक्कत होगी। अब फालतू में भीड़ इकट्ठा होगी। और किसी व्यक्ति को जेल में क्यों भेजा जाता है? कि वो सुधर जाए। तो सुधरता तो नहीं बल्कि और खराब ही हो जाता है, क्योंकि संगत का असर पड़ता है ना। तो संगत के असर में वह व्यक्ति भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो इसीलिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान दंड के स्वरूप में किया गया। और इसमें कहा गया कि यदि कोई छोटा आपने अपराध कर दिया है तो समुदाय की सेवा करने के लिए आपको दंड दिया जाएगा। जैसे आप इसका ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, तो कहा गया छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का यहां पे अवसर दिया जाएगा। जैसे हम कह दें कि ये मान लीजिए ये आपका ए नाम का व्यक्ति का घर है और ये है कॉलोनी। ठीक है? ये क्या करता है? यहां पे कूड़ा फेंक देता है। इस कॉलोनी में हमेशा कूड़ा फेंक देता है। कॉलोनी वाले परेशान हैं, किसी ने कंप्लेन कर दिया कि भैया ये ऐसा ऐसी बात करता है, हमेशा कूड़ा फेंक देता है। तो यहां पे इसको दंड स्वरूप यह कहा जा सकता है कि भैया तुम कॉलोनी में कुछ दिन तक आप झाड़ू लगाओगे। ठीक है? कॉलोनी को स्वच्छ रखोगे, या पेड़ लगे हैं उनको उखाड़ देता है, बर्बाद कर देता है, तो कहा जाएगा कि आप महीने भर 1.5 महीने भर आप पेड़ लगाएंगे। आप डेली पेड़ लगाइए या वही पेड़ लगाइए, आप उसको देखभाल करिए। ये सब आपके दंड स्वरूप यहां पर इन सब चीजों को बताया जा सकता है या कहा जा सकता है। ठीक है? तो ये दंड स्वरूप इनको दिया जा रहा है। ये किस लिए? ये समुदाय अर्थात समाज की सेवा इसी बहाने वो कर सकते हैं, या बुजुर्गों की सेवा करने के लिए कहा जा सकता है कि आप बुजुर्गों की सेवा करेंगे। तो ये किनके लिए है? ये छोटे जो अपराध हुए हैं उनके दंड स्वरूप ये आपको सामुदायिक सेवा करने का अवसर दिया जा सकता है। ठीक है? अब ध्यान रखिएगा, कहा गया पहली बार सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया, ये हमने बताया। और कहा गया 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। ठीक है? 6 अपराध हैं जिनमें सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। यह आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां अलर्ट रहिएगा, यह आपको पूरी चीजें लिखनी होगी जो जो अभी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है?
अब 6 अपराध कौन से हैं, अब यहां थोड़ा सा नजर डालते हैं। 6 प्रकार के छोटे अपराध हैं जिनमें सामुदायिक सेवा एक दंड के रूप में दी जा सकती है। अब 6 अपराध कौन से हैं, ध्यान रखिए। सेक्शन 202, 209, 226, 303 का क्लॉज 2, 355, 356। अब आपका ये ड्यूटी बनती है कि इन सब सेक्शन में क्या बातें कही गई हैं, एक बार आप गौर फरमाइएगा और उसको लिख लीजिएगा एक जगह, ठीक है। इसी के आगे बना के आप लिख लीजिए सेक्शन 202 ये फला चीज कही गई, सेक्शन 209 ये फला चीज कही गई। ये आपकी ड्यूटी है, थोड़ा सा काम आप भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब काम आप कर लीजिए। अब जो बताने का मेन उद्देश्य है सामुदायिक सेवा को, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपसे पूछा जा सकता है कि सामुदायिक सेवा को कहां परिभाषित किया गया है, तो अधिकतर स्टूडेंट ये नहीं बता पाएंगे। तो सामुदायिक सेवा को कहां परिभाषित किया गया है, ये बीएनएस में सामुदायिक सेवा को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि इसको परिभाषित किया गया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसे परिभाषित किया गया है। कहां किया गया, अब सुनिए। सेक्शन 23 के क्लॉज 3 के स्पष्टीकरण में सामुदायिक सेवा आपको मिलेगा, वहां पे इसको परिभाषित किया गया है। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। सामुदायिक सेवा को कहां परिभाषित किया गया है, सेक्शन 23 के क्लॉज 3 के स्पष्टीकरण में सामुदायिक सेवा को परिभाषित किया गया है। वे भी कहां, बीएनएसएस, ये देखिए हमने लिखा है बीएनएसएस में इसे परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जो सामुदायिक सेवा दंड स्वरूप ये आप काम ले रहे हैं तो उसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दी जाएगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बताइए सामुदायिक सेवा आपसे करवाया जा रहा है, कहा गया कि आप झाड़ू लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, तो आप चले जाएंगे भैया हमें पारिश्रमिक दीजिए, मैंने सेवा की है, मैंने काम किया है, तो इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये किस लिए करवाया जा रहा है आपसे सामुदायिक सेवा, ये दंड स्वरूप आपको ये मिल रहा है, ठीक। तो ये हुई बात सेक्शन 4 की। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो यहां से आप मान के चलिए 1 से 2 आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे ही बनेंगे, चाहे प्री है चाहे मेंस है, ठीक है। तो मेंस के लिए आप यहां से तैयार रहिएगा सेक्शन 4 से, ठीक। आगे चलते हैं, आगे आइए। सेक्शन 2 का क्लॉज 20 क्या बात करता है, मास और वर्ष। ये नया नहीं जोड़ा गया है, इसमें इसके अंदर जो मैटर है वो नया जोड़ा गया है। मास और वर्ष हम पहले भी पढ़ा करते थे आईपीसी में, कहां पढ़ा करते थे, ये हम सेक्शन 49 में पढ़ा करते थे। मास और वर्ष कहा गया, यहां पे मास और वर्ष की गणना कैसे की जाएगी, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाएगी, ठीक है। इससे पहले क्या था कि जब हम आईपीसी पढ़ते थे तो आईपीसी के सेक्शन 49 में लिखा गया था कि इसकी गणना कैसे की जाएगी, मास और वर्ष की ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। आईपीसी में ब्रिटिश कैलेंडर लिखा था, जबकि बीएनएस में जो अब हम पढ़ रहे हैं यहां इसको संशोधित कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, अब यह ला दिया गया है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मास और वर्ष की गणना की जाएगी। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब यहां ध्यान रखिएगा, ग्रिगोरियन कैलेंडर हम कहां पढ़ते हैं, लिमिटेशन एक्ट में। लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 24 में हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के विषय में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए कनेक्ट करके पढ़िए तो मजा ही कुछ और होता है कि आप बीएनएस पढ़ रहे हैं, उसी में बीएनएसएस आ गया, बीएससी आ गया, लिमिटेशन आ गया, टॉट आ गया, टीपीए आ गया, ये सब 4 शाम लगा देते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह पढ़ने की कोशिश करिए आप। चलिए आगे चलते। सेक्शन 2 का क्लॉज 21 किसकी बात करता है, जंगम संपत्ति की बात करता है। यह भी कोई नया नहीं है, यह आईपीसी में भी था, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज कर दिया गया है, इसके अंदर जो मैटर है वो चेंज किया गया। अब यहां ध्यान से समझिए, जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी कहा गया, जंगम संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। तो जंगम संपत्ति क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह हम जिसको हम कर सकते हैं वो क्या है, हमारी जंगम संपत्ति है। लेकिन जंगम संपत्ति में क्या नहीं आता है वो हम बता रहे हैं यहां पे कि जो भूबद्ध चीजें हैं जैसे भूमि, वो क्या होगी, वो जंगम संपत्ति नहीं है।
या भूमध्य किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी कोई चीज, भूमि से जकड़ा हुआ कोई चीज है, जैसे मकान हो गया हमारा, वो क्या है, वह हमारा जंगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें तो पहले भी थी, अब चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ, लिख रहे हैं इनके सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। ये जो प्रत्येक प्रकार की संपत्ति लिखी गई है, ये आपका आईपीसी में नहीं था, वहां पर क्या लिखा था, सेक्शन 22 में हम पढ़ा करते थे जंगम संपत्ति के विषय में, वहां लिखा था सिर्फ मूर्त की बात की गई थी। यहां ध्यान रखिएगा, चूंकि यहां लिखा गया है प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। अब प्रत्येक प्रकार की संपत्ति में मूर्त संपत्ति भी आती है और अमूर्त संपत्ति भी आती है, तो ये दोनों ही संपत्तियां इसमें शामिल होंगी। मूर्त संपत्ति में क्या है, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, जो चलायमान है वो क्या है, मूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये अमूर्त संपत्ति है। आईपीसी में क्या था, मूर्त संपत्ति की बात की गई थी। देखिए हमने लिखा है सेक्शन 22 आईपीसी में सिर्फ मूर्त की बात की गई थी, अमूर्त संपत्ति की बात नहीं की गई थी। जबकि यहां क्या है, यहां लिख दिया गया है प्रत्येक प्रकार की संपत्ति, तो प्रत्येक प्रकार की संपत्ति में मूर्त और अमूर्त दोनों चीजें आती हैं। आपको बीएनएस में नहीं मिलेगा अमूर्त संपत्ति या मूर्त संपत्ति, ये मैंने इससे निकाला है प्रत्येक प्रकार की संपत्ति, तो प्रत्येक प्रकार की संपत्ति में मूर्त अमूर्त दोनों चीजें आ रही हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इसी संपत्ति के विषय में हम लोग टीपीए में भी पढ़ चुके हैं और जूरिस्प्रूडेंस में भी हमने पढ़ाया है आपको, तो टीपीए भी हमने पढ़ाया है आपको और जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ाया है आपको। तो क्लास ज्वाइन करना होगा, चाहे टीपीए चाहे जूरिस्प्रूडेंस, तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन 48 आज के लेक्चर का लास्ट हम सेक्शन देखते हैं। 48 भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, ये क्या है, ये नया जोड़ा गया। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये आपका नया जोड़ा गया है, ये आईपीसी में नहीं था, बीएनएस में इसको लाया गया। कह रहे हैं भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। अपराध कहां हो रहा है, अपराध भारत में हो रहा है। कौन करवा रहा है, जो करवा रहा है वो भारत के बाहर है, वो दुष्प्रेरित कर रहा है किसी को भारत में अपराध करने के लिए। तो कहा गया अपराध भारत में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, अपराध कहां हो रहा है, भारत में हो रहा है, लेकिन दुष्प्रेरण भारत से बाहर बैठे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ये कहां है, अमेरिका में बैठा है, ये बी नाम के व्यक्ति को कहता है कि भैया तुम किसको, सी को मार डालो। ठीक है, ये भारत में है, सी कहां है, भारत में है, तो ये दुष्प्रेरित कर रहा है, किसको, बी को कर रहा है, किसको मारने के लिए, सी को मारने के लिए। सी कहां है, भारत में ही बैठे हैं, तो ये अपराध भारत में किया जा रहा है। ठीक है, इनको मारने के लिए भारत में किया जा रहा है, लेकिन दुष्प्रेरण भारत से बाहर बैठे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, ये इनके द्वारा दुष्प्रेरित किया जा रहा है, किसको, बी को किया जा रहा है। दुष्प्रेरण की डिफिनीशन कहां है, दुष्प्रेरण की डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 45 में, दुष्प्रेरण की डिफिनीशन पढ़ेंगे। दुष्प्रेरण कैसे होता है, 3 तरीके से होता है, उकसानी द्वारा है, षड्यंत्र द्वारा है, सहायता द्वारा है। तो जब हम पढ़ेंगे 45 तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहां समझे रहिए, सिर्फ जो दुष्प्रेरण हो रहा है वो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, वह व्यक्ति भारत के बाहर है, उस व्यक्ति के द्वारा भारत के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसको दुष्प्रेरित किया जा रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति को तुम मार डालो। ठीक है, वो अपराध कोई घटित कर दो। क्लियर, तो ये आप समझ चुके हैं कि अपराध कहां है, भारत में हो रहा है, लेकिन दुष्प्रेरण जो है वो भारत से बाहर बैठे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। क्लियर, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, कोई कमी रह गई हो तो भी मुझे बताइएगा। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, इसे आप समझ सकते हैं पार्ट फर्स्ट। कहानी यही नहीं खत्म होती, इसके बाद भी कई सेक्शन, कई उप सेक्शन हैं जिनकी चर्चा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। अगर आपको आगे की वीडियो देखना होगा तो आपको क्लास ज्वाइन करना होगा। क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे मैंने आपको पहले भी बताया। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।